नमस्कार, मैं अमित तिवारी और आज मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 2 में। तो आज इस दूसरे नंबर लेक्चर की शुरुआत मैं कुछ बेसिक टर्म से करने वाला हूं। पहला टर्म स्पेस लैटिस। बाबू मैं पहले जानकारी के लिए बता दूं पढ़ने से पहले, स्पेस लैटिस क्या होता है। यदि मैं पॉइंट्स को स्पेस में फैला दूं, जैसे ही मैंने स्पेस कहा तो पॉइंट्स आपके एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी है और जेड डायरेक्शन में भी है। तो उन पॉइंट्स का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? स्पेस लैटिस कहलाएगा। पढ़ते हैं जरा। पॉइंट्स अरेंजमेंट इन 3D स्पेस। 3D स्पेस का मतलब क्या बताया मैं आपको? तीनों डायरेक्शन में फैला रहेगा। उसको क्या कहिएगा सर? स्पेस लैटिस कहिएगा। मैं अपने बोर्ड पर एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में अपने पॉइंट दिखा रखे हैं। अब बहुत सारे पॉइंट रहे, कहीं एक नहीं पॉइंट रहेगा, इसलिए मैं क्या कह रहा हूं? इसे स्पेस लैटिस कह रहा हूं। दूसरा डेफिनेशन है बाबू क्रिस्टल लैटिस। जितने सारे आप पॉइंट्स स्पेस में फैला रखे हो, यदि उस सारे पॉइंट्स की जगह पर यदि मैं एटम्स लाकर रख दूं, आयंस लाकर रख दूं या मॉलिक्यूल्स लाकर रख दूं, तो वह लैटिस क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। आइए जरा पढ़ते हैं। इफ वी पुट एटम्स बोला था, आयंस, मॉलिक्यूल्स इन 3D पॉइंट अरेंजमेंट बोला था ना, जो आपने अरेंजमेंट किया है स्पेस में, उस स्पेस के पॉइंट्स की जगह पर क्या लगा कर रख दोगे भैया? एटम्स रख दोगे, आयंस या मॉलिक्यूल्स लगा कर रख दोगे, तो वह 3D स्पेस क्या कहलाने लगेगा बाबू? क्रिस्टल लैटिस कहलाने लगेगा। देखिए तो मैंने अरेंजमेंट ऐसा किया है क्या सर? एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड का मतलब सर हवा में पॉइंट्स है जो मैं नहीं दिखा सकता। गरीबी जो ठहरी। अब करना कुछ नहीं है आपको, जितने सारे पॉइंट देखो तो मालूम में ऐसे एटम्स बिछा रखो सर, कहीं एक जगह क्या? नहीं, सारी जगह, सारी जगह। तो इसको क्या कहोगे बाबू? क्या कहोगे बाबू? क्रिस्टल लैटिस कहोगे। ठीक है, लिखे जरा। चलिए मैं अब आगे तीसरे टर्म की बात करता हूं, और तीसरा टर्म है बाबू यूनिट सेल। मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूं। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। सर ये क्या लिख रखा है? तो मैं आपको बता दूं, क्रिस्टल लैटिस जिस छोटे से पार्ट के रिपीट होने से बार बार बनता है, उसे क्या कहिएगा? क्रिस्टल लैटिस कहिएगा। जरा गौर फरमाइएगा। ये सारे पॉइंट्स हमने बिछा रखे थे, हर जगह एटम्स लगा रखा था, पक्का है? चलिए मैं अब क्या किया था सर, मैं सारे पॉइंट्स को मैं मिला दूं। क्या करूं सर? सारे पॉइंट्स को मैं मिला दूं, तो क्या ये आपको एक क्यूब बनता दिखाई दे रहा है क्या? तो इस छोटे से पार्ट से मिलकर बना है, तो उसे क्या कहिएगा? यूनिट सेल कहिएगा। पक्का है जनाब? एक एग्जांपल भी आपको समझाता हूं। एक बिल्डिंग को आप क्या कहिएगा? क्रिस्टल लैटिस कहिएगा। और ये पूरी बिल्डिंग किससे मिलकर बनी होती है सर? एक रूम से मिलकर बनी होती है। सर बहुत सारे रूम मिलकर मिलते हैं तो एक बिल्डिंग तैयार होता है। तो बिल्डिंग को क्या कहिएगा सर? क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। किससे मिला है सर? सर एक रूम से, तो उस रूम को क्या कहिएगा? यूनिट सेल कहिएगा। डन है? आगे देखते हैं। लैटिस पॉइंट। ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। हलवा डिफिनेशन। लैटिस का हर एक पॉइंट, लैटिस का हर एक पॉइंट लैटिस पॉइंट कहलाता है। या इसका एक और नाम है बाबू, जरा लिख लेंगे, लैटिस साइट। आप लैटिस पॉइंट भी कह सकते हैं या लैटिस साइट भी कह सकते हैं। जैसे मान लो मैं इससे पहले मैं एक क्यूब बना रखा था, तो इसका हर एक पॉइंट, ये पॉइंट, सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे बाबू? लैटिस पॉइंट कहलाएंगे या लैटिस साइट कहलाएंगे। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं एक बार में, जरा गौर फरमाइएगा। पूरे स्पेस में मैंने पॉइंट्स बिछा दिए। पॉइंट्स जैसे ही बिछाया मैं, आप क्या कहिएगा? स्पेस लैटिस कहिएगा। यदि उस सारे पॉइंट्स पर मैंने एटम्स लाकर रख दिए, आप उसे क्या कहिएगा? क्रिस्टल लैटिस। जिसके रिपीट होने से क्रिस्टल लैटिस बनता है, यूनिट सेल कहिएगा। लैटिस का हर एक पॉइंट लैटिस पॉइंट कहलाता है। लिखे जरा इसे। चलिए अब हम आगे क्यूब का पोस्टमार्टम करने वाले हैं।
सर आप क्यूब का ही क्यों? क्योंकि आपको पूरे चैप्टर्स में क्यूब की ही जानकारी चाहिए। ठीक है बाबू, जरा गौर फरमाएंगे। ये मैंने पहले से ही क्यूब बनाकर रखा है, थोड़ा सहूलियत होगी। पहला सवाल है नंबर ऑफ कॉर्नर्स। क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं? सर क्यूब के कितने कॉर्नर? सर ये इसको क्या बोलते हो बाबू? इसको क्या बोलते हो सर? कॉर्नर्स बोलते हैं। कॉर्नर्स कितने होंगे सर? 8। नंबर ऑफ एजेस। सर एजेस किसे कहते हो? क्या सर इसे ही एजेस बोलते हो क्या? देखो तो एजेस कितने होंगे, काउंट करो। टोटल कितने एजेस होंगे सर? एजेस होंगे सर आपके 12। काउंट कर सकते हो बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जनाब, चलिए। नंबर ऑफ एज सेंटर। एज 12 होगा तो एज सेंटर कितना होगा? सर 12 ही होगा। छापो। एज सेंटर का मतलब सर बीचों बीच। इसको क्या बोलोगे सर? इसको बोलोगे एज सेंटर, और इसको क्या बोलोगे बाबू? एज बोलोगे। डन है क्या? नंबर ऑफ फेसेस। घर की कितनी दीवारें? 4। एक बॉटम और एक फ्लोर। कितनी होगी सर? 6। फेसेस कितनी होगी सर आपकी? सर 6 होगी। जो मैं शेडेड रीजन कर रहा हूं ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो रीजन जो मैं ढक रहा हूं वो क्या है सर? फेस है। हाँ जी ना जी, गौर फरमाइएगा भैया ध्यान से, बिल्कुल शिद्दत से। नंबर ऑफ फेस सेंटर, गौर फरमाइएगा। कितनी फेसेस हैं? 6। फेस का सेंटर भी कितना होगा सर? 6 ही होगा। डन। नंबर ऑफ फेस डायगोनल। चलिए ठीक है, ये भी फेस ही है क्या? हाँ सर, सब ये फेस है, 6 फेस होते हैं। फेस डायगोनल कैसे होगा सर? फेस डायगोनल सर फेस के ही अपोजिट कॉर्नर होंगे क्या? सर फेस का ये कॉर्नर और फेस का ये कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर को मिला दूंगा तो क्या फेस डायगोनल बन जाएगा क्या? क्या मैं सर ऐसे भी फेस डायगोनल बना सकता था क्या? हाँ सर, ऐसे भी फेस डायगोनल बना सकते थे। एक फेस में कितने डायगोनल बन रहे हैं सर? सर 2। कितने फेस थे सर? 6। 6 2 जा 12। डन। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर। सर इस पूरे क्यूब का, ये छोटी सा क्यूब का सर एक ही सेंटर होगा क्या? पूरे इस बॉडी का सेंटर कितना होगा सर? 1। इसे क्या कहिएगा बाबू? बॉडी सेंटर। संख्या कितनी होगी सर? 1। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल। आइए जरा चेक करते हैं। अब पूरे बॉडी की बात कर रहा है तो पूरा बॉडी का अपोजिट कॉर्नर आएगा। जरा गौर फरमाइए, ये सर ये अपोजिट वाला कॉर्नर इसका ये होगा। देखो तो बॉडी के सेंटर से ही पास कर रहा है क्या? तो इसे क्या बोलोगे आप? इसे क्या बोलोगे? इसे बोलोगे बॉडी डायगोनल बोलोगे, है ना सर? 2 कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल बन रहा है। कितने कॉर्नर है बाबू? 8। कितने डायगोनल बनेंगे सर? बॉडी डायगोनल 4, है ना सर? 2 से एक कॉर्नर, सॉरी 2 से एक डायगोनल, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। आइए जरा यहां से थोड़ा ट्विस्ट है। ये मान लीजिए क्यूब की लेंथ में ए मान रहा हूं। लेंथ जो होता है क्यूब का सब क्या होता है सर? बराबर। तो मैंने ए एज्यूम कर लिया। क्या कह रहा था सर? लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। ध्यान से सुनिएगा। चलिए उससे पहले एक और चीज बताते हैं हम आपको। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल थोड़ा सा बाद में बताते हैं। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल पहले बताता हूं मैं। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, ध्यान से बोलिएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये भी एक फेस डायगोनल ही होगा क्या? देखिए तो जरा घूर कर देखिएगा भैया, ये भी फेस डायगोनल होगा क्या? हाँ सर, फेस डायगोनल होगा। पूरे की लंबाई में क्या बोला हूं सर? ए बोला हूं। अरे हाँ जी ना जी, पक्का है सर? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसकी भी क्या होगी सर? ए लंबाई होगी। सर इसकी भी क्या होगी सर? ए लंबाई होगी। इसकी भी सर लंबाई क्या होगी सर? ए लंबाई, क्योंकि मैं एज्यूम कर लिया हूं क्यूब की हर एक लेंथ क्या होती है सर? बराबर होती है। सर ये यदि ए है, ये यदि ये है, तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस नहीं निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालोगे सर? सर ए का स्क्वायर प्लस ये भी कितना है सर? ए का स्क्वायर। बाबू मैं इसको ट्रायंगल बना रहा हूं। किसको? इसको बना रहा हूं। ठीक है बाबू, क्या हो जाएगा सर? 2a स्क्वायर का रूट। सर ए को बाहर निकालो, रूट 2 को अंदर ही छोड़ दो, तो पूरा फेस डायगोनल कितना निकल कर आ गया सर? रूट 2a निकल कर आ गया। डन है। अब आते हैं लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल पर।
ध्यान से बोलिएगा मेरे नवाब, यही लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल था क्या? देखिए तो ये बॉडी डायगोनल बना रखा था क्या? ध्यान से समझिएगा। सर एक ट्रायंगल बन रहा है सर, ऐसे बनाओ, ये ट्रायंगल और ये इसको सर ऊपर की तरफ मिला दो। ध्यान से देखिएगा बाबू, जो मैं शेडेड रीजन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये वाला रीजन, ध्यान से बोलिएगा भैया, क्या ये आपको ट्रायंगल बनता दिखाई दे रहा है क्या? सर हाँ सर ट्रायंगल तो बनता दिखाई दे रहा है। जरा गौर फरमाइएगा, क्या ये फेस डायगोनल है क्या? सर हाँ फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल की वैल्यू क्या बता रखा है सर? √2a बता रखा है। क्या क्यूब की लेंथ कितनी बता रखी है सर? a बता रखी है सर, ये a। क्या आपको √2a की वैल्यू मालूम है? ये भी वैल्यू मालूम है। क्या आप हाइपोटेनस नहीं निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से? सर निकाल कर बताइए, मैं थोड़ा मैथ में कमजोर हूं। चलो करो, √2a का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर सर? a का स्क्वायर। है ना? कितने होंगे सर? कितने होंगे सर? इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा सर? 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितना सर? 3a स्क्वायर का अंडर रूट। 3a स्क्वायर का अंडर रूट करो सर, a को बाहर निकालो, √3 को अंदर छोड़ो। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल कितना होगा सर? √3a। हाजी ना जी, आगे देखेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर एंड एज सेंटर। सर एक काम करो, थोड़ी सी मिटाओ आप, तो अब थोड़ा हवा लगेगा, है ना? क्यूब थोड़ा सा गंदा हो गया अब हमारा, है ना? तो मैं ये सारी टर्म मिटाता हूं, आराम से देखते रहिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा मुझे, है ना? तो बिल्कुल आएगा समझ में। मैं जरा पुनः एक क्यूब बनाता हूं, बिल्कुल ऐसा ही क्यूब सा बनाता हूं ना। जहां जो टर्म लिखा हूं बाबू वो लिखना जरूरी है, ठीक है? इस बात का गौर फरमाइएगा, है ना? बिल्कुल आपका मैं समय नहीं लूंगा ज्यादा, गौर फरमाया, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। क्या पूछ रहा है सर? कॉर्नर और एज सेंटर के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो तो ये कॉर्नर है क्या? क्या ये एज था? क्या ये एज का सेंटर कहीं बीचों बीच होगा क्या? सर हाँ होगा। क्या मैं पूरे की लेंथ में a बता रखा था क्या? तो बीच में जाओगे तो कितना होगा सर? a/2 होगा। क्या आसान था क्या? सारी ये रिजल्ट है बाबू, ये सारे पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ये बात रह गई। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड फेस सेंटर। ध्यान से सर, किसके बीच? कार्बन और फेस सेंटर। ओहो, कॉर्नर एंड फेस, माफी चाहूंगा मैं, कॉर्नर और फेस सेंटर के बीच की दूरी बतानी है। एक बात बताइए, क्या मैं फेस डायगोनल की वैल्यू बता रखी है क्या? इस कोने से इस कोने को फेस डायगोनल कहिएगा। क्या मैं फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी बता रखी है भैया? √2a बता रखी है। सर इसका आधा कर दोगे ना तो आपका कॉर्नर और फेस सेंटर के बीच दूरी निकल जाएगा। तो सर करो जरा, √2a बाई का आधा। अरे हाजी ना जी, क्या मैं बाबू 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूं क्या? पक्का लिख सकता हूं सर। 2√2 से 2√2 काट दीजिए, क्या बचा सर? a/√2। तो ये हो गया कॉर्नर और फेस सेंटर के बीच की दूरी, a/√2। पक्का है? चलिए, कॉर्नर और बॉडी सेंटर, ये भी आसान है। ये रहा सर कॉर्नर, ये रहा, कोई भी कॉर्नर ले लेना बाबू, मैं थोड़ा दूसरा मानो, थोड़ा फ्रेश बनेगा फिगर। ये रहा कॉर्नर, ये रहा कॉर्नर। अपोजिट कॉर्नर्स के बीच की लंबाई क्या बताया था? क्या बॉडी डायगोनल बोला था मैं? क्या बॉडी डायगोनल की लंबाई कितनी है सर? √3a है। लेकिन वो कह रहा है कि सर बॉडी के सेंटर पर ही रुक जाओ, तो यही बॉडी सेंटर होगा क्या? तो सर ये रहा कॉर्नर, ये रहा बॉडी सेंटर। कॉर्नर से बॉडी सेंटर की कितनी थी सर लंबाई? सर √3a थी। सर बीच में ही रुक जा रहे हो आप, तो आप कर दो आधा। क्या मैं √3a/2 लिख दूं क्या? बिल्कुल मैं एक्सप्लेनेशन देते जा रहा हूं, याद रखिएगा सारी बातें। कुछ सवाल और है लेकिन उससे पहले मैं मिटाना चाहूंगा, इजाजत है? इजाजत है। ध्यान से देखिए, मैं मिटा दूं? पक्का? चलिए, ये छाप लीजिएगा बाबू आप सभी, है ना? फिर से एक बार मैं क्यूब बनाता हूं, थोड़ा गंदा ना लगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा मेरे नंबर। 4 सवाल हैं, मैं बताता हूं अभी आपको। फिर से एक बार क्यूब बनाता हूं। अच्छा, अब क्या सवाल पूछ रखा है भैया? अब क्या सवाल पूछ रखा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एज सेंटर। ओए होए होए होए, ओए लाला,
अजी इधर आ, किसके किसके बीच, दो एज सेंटर के बीच। सर ये एज सेंटर, इस एज सेंटर से पहले कॉर्नर जाओ फिर एज सेंटर, ये भी एज सेंटर ही होगा क्या? हाँ सर होगा। इसी के बीच की लंबाई चाहिए क्या? हाँ सर चाहिए। पूरे की लंबाई में क्या बता रखा था सर? ए। यहां से यहां की लंबाई कितनी होगी सर? a/2। क्या इसकी भी लंबाई a/2 ही होगी क्या? हाँ सर पूरे की लंबाई 1 है, आधे की लंबाई क्या होगी सर? a/2 होगी। क्या आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं सर। a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे निकाला जाता है ना पाइथागोरस। कितने लिखे हैं सर? 1 और 1 2, तो 2a²/4 का अंडर रूट। सर 2 से 2 काट दो, क्या बचा सर? a²/2 बचा। a² को सर बाहर निकाल लो, 2 अकेला है तो रूट के अंदर ही छोड़ दो। क्या इसका हाइपोटेनस a/√2 आएगा क्या? सर मैं यहां लिख दूं बाबू, समझ जाओगे, a/√2। दो फेस सेंटर के बीच, सर फेस सेंटर वाला बताओ ना, बड़ी तेज बन रहे हो, आओ बताता हूं, आओ 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 आओ। ये तुम्हारा फेस सेंटर है क्या? पहले तुम कॉर्नर पर जाओ, एज के सेंटर पर जाओ, गए एज के सेंटर पर। यदि सर यहां से यहां a/2 है तो यहां से यहां भी कितनी है सर? a/2, लिख दो a/2 भैया। फिर फेस के सेंटर पे जाओ, जाओ 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 जाओ, ये भी कितना होगा सर? a/2, क्योंकि पूरा सर कितनी लंबाई थी? a। आधे का बताओ? a/2। क्या फेस सेंटर के बीच क्या यही लंबाई मांग रहा है क्या? सर दो फेस सेंटर, ये फेस सेंटर और ये भी फेस सेंटर, दो फेस सेंटर के बीच की मांग रहा था। क्या अभी मैं आपको थ्योरम नहीं बता रहा? a/2 और a/2 का क्या अभी बताया था पाइथागोरस से सॉल्व कर, कितना आया था सर? a/√2। तो इसका भी क्या आएगा सर? a/√2 आएगा। अरे हाँ जी ना जी, गौर फरमाइएगा। सेकेंड लास्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। ध्यान से सुनिएगा, मैं इस नहीं बता पाऊंगा, इससे 3D है भैया। ये हमारा बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर से छत के सेंटर पर जाओ, अर्थात फेस सेंटर। बॉडी सेंटर से फेस के सेंटर के बीच की दूरी a/2। फिर फेस से कहां जाओगे सर? एज के सेंटर पर। कितनी लंबाई होगी सर? फिर a/2, क्योंकि सेंटर से जा रहे हो ना। कॉर्नर से कॉर्नर जाते तो a, सेंटर से सेंटर जा रहे हो a/2, तो फिर पहले कितना चले सर? a/2, फिर कितना चले सर? a/2। अरे हाँ जी ना जी। अच्छा एक बात बताओ, ये बॉडी सेंटर, ये एज सेंटर, बॉडी सेंटर और एज सेंटर क्या ही पूछ रहा था क्या? है ना, a/2 और a/2 का पुनः क्या होगा बाबू? a/√2 होगा क्या? आखिरी सवाल, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। अभी तो बताया, सेंटर से सेंटर a/2, सेंटर से सेंटर a/2। पूरा लिखे, विस्तार से लिखे। चलिए मेरे ना बाबू, अब हम पोस्टमार्टम ऑफ क्यू के बाद मैं अब यूनिट सेल के टाइप्स की बात करने वाला हूं। जरा गौर फरमाकर देखिएगा मुझे। यूनिट सेल को दो भागों में भाई साहब लोगों ने बांट रखा है। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, और एक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। ध्यान से देखिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब वैसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स केवल कॉर्नर्स पर मौजूद हो, वैसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स केवल किस पर मौजूद हो बबुआ? कॉर्नर्स पर मौजूद हो, ओनली एट कॉर्नर्स, प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या कहिएगा सर? वैसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स कॉर्नर्स पर भी रहे और सेंटर पर भी रहे, सेंटर्ड यूनिट सेल कहिएगा। सेंटर्ड यूनिट सेल का एक और नाम है बाबू, लिख लीजिएगा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, याद रखिएगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल के केवल एक प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है बाबू? एक प्रकार, और उसका नाम क्या है बाबू? सिंपल क्यूबिक। एक बात बताइए, सिंपल क्यूबिक किसका टाइप्स है बाबू? प्रिमिटिव यूनिट सेल का।
तो एक बात बताइए, सिंपल क्यूबिक के जो एटम्स रहेंगे वो क्या केवल कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट रहेंगे क्या? हाँ सर, बिल्कुल प्रेजेंट रहेंगे। तो मैं क्या यहां ओनली एट कॉर्नर्स लिख दूं? आप पूरा लिखिएगा, सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर्स। ठीक है बाबू, सिंपल क्यूबिक कहिएगा। पक्का है क्या? क्या मैं सिंपल क्यूबिक बनाना होगा क्या? मैं यूनिट सेल आपको बता रखा हूं क्या? देखिए तो बाबू, ये यूनिट सेल है आपका, ऐसे बता रखा था, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैं, ज्यादा देर भी नहीं हुआ। यूनिट सेल है आपका। एटम्स कहां मौजूद होंगे? केवल सब केवल कॉर्नर्स पर। ये रहा कॉर्नर सर आपका। अरे हाँ जी ना जी, क्या ये आठों के आठों कॉर्नर पर मौजूद रहेंगे क्या केवल एटम्स आपके? तो ऐसे यूनिट सेल को क्या कहिएगा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहिएगा। यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सर इसमें लैटिस पॉइंट कितने हैं, याद करिए वो लम्हा थोड़ी देर पहले वाला। लैटिस पॉइंट क्या बताए सर? हर एक पॉइंट जहां एटम्स हो वो क्या कहलाता है? लैटिस पॉइंट कहलाता है। सर एटम्स कितने सर? 1 2 3 4 5 6 7 8। लैटिस पॉइंट इज इक्वल टू 8। अरे हाँ जी ना जी, चलिए सेंटर्ड का मतलब बता रखा हूं। सेंटर्ड यूनिट सेल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के। पहला डिस्कस करता हूं मैं, पहला डिस्कस करता हूं, और पहला का नाम है बाबू बॉडी सेंटर। ध्यान से सुनिएगा, इस यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर तो एटम्स रहते ही हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है, कॉर्नर्स पर तो एटम्स रहते ही हैं, एज वेल एज बॉडी सेंटर। कॉर्नर्स के अलावा बॉडी के सेंटर पर एटम्स रहते हैं। सर जरा वो फिगर बनाकर दिखाओ ना, जैसे उसमें बना रखा है। देखो जरा, ये आप नन्हा सा प्यारा सा एक यूनिट सेल बनाओ। हाँ ये ना, ध्यान से देखिएगा मेरे ना बाबू, ध्यान से। क्या सर कॉर्नर्स पर एटम रहेंगे क्या? हाँ सर, बिल्कुल आठों के 8 कॉर्नर पर एटम्स रहेंगे। हाँ ये ना। अब एंट्री किसकी होगी? एंट्री किसकी हो? सर पठान की एंट्री होगी। सर पठान की एंट्री क्यों? क्योंकि आपने कह रखा है कि कॉर्नर्स तो रहेंगे ही। अब पार्टी लेने के लिए कौन आएगा सर? बॉडी सेंटर। कहीं पूरे बॉडी का सेंटर कहीं यहां है क्या? सो बीचों बीच बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहिएगा। पक्का लिखे जा रहे से, तब तक मुझे इरेज करता हूं। दूसरा इसका टाइप है बाबू, बहुत फरमाइएगा, बिल्कुल घबराना मना है साहब। दूसरा इसका टाइप है बाबू फेस सेंटर। सर एक बात बताओ, इसमें जरा एटम्स बताओ कहां रहेंगे? इसमें एटम्स कहां रहेंगे? सर कॉर्नर पर तो आप बोले हो, कसम खिला रखा है आपने कि सर कॉर्नर्स पर तो रहेगा ही भैया। क्या फेस के सेंटर पर भी एटम रहेंगे? कॉर्नर पर भी रहेंगे और फेस के सेंटर पर भी रहेंगे, इसलिए इसका नाम क्या है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सर जरा फिगर बनाओ, फिगर बनाओ। ये रहा आपका यूनिट सेल। ध्यान से देखते रहिएगा मेरे ना बाबू, ध्यान से बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। ये रहा हमारा यूनिट सेल। सर क्या कॉर्नर पर एटम्स नहीं रहेंगे क्या? बिल्कुल कॉर्नर पर एटम्स रहेंगे। ऐसे बनाओ झंडी जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब झंडू सब है टॉपिक। कितने फेस होंगे सर? 6। फेस सेंटर भी कितने होंगे? 6। थोड़ी देर पहले माइन्यूट सेकेंड, क्या इसके फेस के सेंटर पर भी होगा? इस फेस के सेंटर पर भी, नीचे वाले फेस के सेंटर पर भी, बगल वाले फेस के सेंटर पर भी, एक आगे वाले फेस के सेंटर पर और एक पीछे वाली दीवार पर है ना। तो 3D इसलिए नहीं पता बाबू, ये मत समझ ले 2 है, एक आगे वाली दीवार के लिए है और एक पीछे वाली दीवार के लिए है। इसको क्या कहिएगा? फेस सेंटर। देखिए जरा यहां एक बात बताइएगा, इसमें लैटिस पॉइंट कितने होंगे सर? 8 तो कॉर्नर्स पर रखेंगे एटम्स, एक बीच में। कितने होंगे सर? 9। इसमें लैटिस पॉइंट कितने होंगे बाबू? सर 8 कॉर्नर वाले और 6 फेस सेंटर वाले। टोटल कितने हो गए सर? 14। आखिरी टाइप एंड सेंटर्ड। ध्यान दीजिएगा बाबू, एंड सेंटर्ड। सर आपने तो कसम खिलाया है भैया कि सर कॉर्नर्स पर तो एटम रहेंगे ही, एज वेल एज एनी 2 अपोजिट फेसेस। सर ये क्या झंझट लाकर रख दिया? ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है।
कॉर्नर्स पर तो एटम्स रहेंगे। किसी आप एक फेस को चुनो, किसी भी फेस के सेंटर को चुनो। मैं बोल रहा हूं ऊपर वाली फेस को चुन लो, कोई भी चुनना आप। मैं ऊपर वाली फेस को चुन रहा हूं, उसका अपोजिट कौन सा फेस होगा सर? बॉटम वाला, यदि फ्लोर वाला। कॉर्नर्स पर रहेंगे, ऊपर वाले फ्लोर का अपोजिट क्या होगा सर? नीचे वाला। बस खत्म, और कहीं नहीं। सर क्या मैं ऊपर वाला नीचे वाला मानूंगा? क्या नहीं, 6 में से किसी 2 फेस का मान ले लो। लेफ्ट वाला मानोगे तो फिर किस में रखना पड़ेगा आइटम सर? राइट वाले में। जरा गौर फरमाइए सर। फिगर बना दो, फिगर बना। सर मैं ऊपर लेकर बना रहा हूँ, है ना, मेरा थोड़ा स्मार्ट बोर्ड है, यहां बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरे ना बाबू। सर कॉर्नर्स पर आइटम रखो पहले आप बच्चों की तरह। ये रहा कॉर्नर पर आइटम, आपके रख दिया क्या कॉर्नर पर आइटम? बिल्कुल सर। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी अपोजिट फेस लेना है ना, जैसे मान लो तुम इस फेस को मानोगे, इस फेस पर एटम रखोगे, तो इसका अपोजिट फेस क्या होगा सर? ए वाला होगा। इस पर एक गेंद, इस पर एक गेंद। तुम ऊपर वाली दीवार को मानोगे फेस का सेंटर, तो कहां रखोगे सर? नीचे वाले पर। आगे वाली दीवार को मानोगे तो कहां रखोगे सर? पीछे वाला, है ना। मैं सुविधा के लिए एक ऊपर वाला मान ले रहा हूं बीच में, उसका अपोजिट क्या होगा सर? नीचे। डन है क्या? इसमें लैटिस पॉइंट कितने होंगे सर? सर 8 कॉर्नर वाले और 2 फेस के सेंटर वाले। कितने हुए सर? 10 हुए। छापिए। चलिए मेरे दबावो, अब हम सिंपल क्यूबिक के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बातें करने वाले हैं। इससे पहले मैं सिंपल क्यूबिक के बारे में बस इतनी ज्यादा जानकारी दिया था कि केवल एटम्स जो हुआ करता था केवल क्यूब के कॉर्नर पर हुआ करता था। सर जरा एक बार फिर से बता दीजिए, ये हमारा क्यूब। अरे हाँ जी ना जी, क्या एटम्स केवल सिंपल क्यूबिक में केवल कॉर्नर पर हुआ करता था क्या? हाँ सर बिल्कुल कॉर्नर पर हुआ करता था। सिंपल क्यूबिक बनाने के लिए कुछ एजम्पशन है जो आपको मानने पड़ेंगे। सर जरा एजम्पशन बताओ। पहला एजम्पशन है बाबू, पहली बात तो एटम्स को स्फेरिकल मानना पड़ेगा। एटम्स को क्या मानना पड़ेगा सर? स्फेरिकल मानना पड़ेगा। ये तो सब जानते हैं, ठीक है सर, पक्का है। एटम्स का सेंटर, क्या ये एटम का सेंटर है क्या? सर जो एटम का सेंटर हो रहा है वही क्यूब का कॉर्नर भी हो रहा है। दूसरा एजम्पशन सर मैंने लिखा कि एटम्स का कॉर्नर, एटम्स का कॉर्नर किसका? एटम्स का सेंटर किसका कॉर्नर होगा बाबू? तो सर क्यूब का कॉर्नर होगा। बिल्कुल डन, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जनाब देखिए, सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर्स आपस में टच करते हैं। ये जो हमने दूर दूर बना रखा है ना, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। कॉर्नर आपस में क्या करते हैं? टच करते हैं। तो मैं लिख देता हूं, कॉर्नर आपस में क्या करते हैं बाबू? टच करते हैं। अरे हाँ जी ना जी, ठीक है जनाब। अब जरा गौर फरमाते हैं कैसे क्या होता है। मैं आपको पहले, इससे पहले सिंपल क्यूबिक दिखाना चाहूंगा। ये रहा हमारा नन्हा सा प्यारा सा सिंपल क्यूबिक मित्रों। मैं पहला क्या बोला था? एटम्स क्या होंगे सर? स्फेरिकल। क्या स्फेरिकल है क्या? बिल्कुल सर स्फेरिकल दिखाई दे रहे हैं। एटम्स का सेंटर क्यूब का कॉर्नर होगा। बिल्कुल सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मुझे। सर तीसरा पॉइंट थोड़ा दिक्कत होगा मुझे, क्या कॉर्नर आपस में टच करते हैं क्या? देखिए तो कॉर्नर टच करें, ये कॉर्नर इससे टच कर रहा है, पक्का पक्का। ये कॉर्नर सर इससे टच कर रहा है। एक कॉर्नर अपने एडजेसेंट कॉर्नर को टच करता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, बहुत भंगी बातें हैं भैया। एक कॉर्नर अपने एडजेसेंट कॉर्नर को टच करता है। ये हमारा कॉर्नर, ये कॉर्नर का एडजेसेंट क्या होगा सर? ये बगल वाला कॉर्नर। सर देखिए तो टच कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल टच कर रहा है सर। इस कॉर्नर का एडजेसेंट क्या होगा सर? ये नीचे वाला भी कॉर्नर। क्या मेरे नवाबो टच कर रहा है क्या? बिल्कुल सर। सर पीछे वाला भी कॉर्नर एडजेसेंट होगा। लीजिए देखिए, क्या ये कॉर्नर इस कॉर्नर को टच नहीं कर रहा है क्या? बिल्कुल टच कर रहा है, पक्का है। लेकिन डायगोनल टच नहीं करेगा। जरा गौर फरमाइए, क्या ये कॉर्नर इसको टच कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट भी डन हो गया। सर आप ये कहना चाह रहे हो कॉर्नर टच करेगा, लेकिन कैसे करेगा सर? एडजेसेंट तरीके से टच करेगा। हाजी राजी। अगला पॉइंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर। सर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है जरा मुझे बताइए।
ये हमारा छोटा सा घर, इस छोटे से घर के एक कॉर्नर पर यदि मैं एटम्स रख रहा हूं तो कुछ ही हिस्से सर इस घर में आ रहे हैं। तो सर कितने हिस्से का एक कॉर्नर आपके घर में आएगा, मुझे ये बता दो। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर पुनः दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा एक कॉर्नर, अब ये कॉर्नर कितने घर में जा सकता है, जरा गौर फरमाइएगा मकान मालिकों। ये कॉर्नर ये आपके घर में भी रहेगा, ये कॉर्नर आपके बगल वाली के रूम में भी रहेगा। क्या जैसे आपके रूम में रहा, बगल वाली के रूम में रहा, क्या ऐसे आगे यदि मैं दो घर ऐसे ही क्यूब बना दूं तो क्या ये कॉर्नर उस दोनों घर में भी जाएगा क्या? नीचे कितने रूम बने सर? 4 रूम, चारों रूम में ये कॉर्नर जाएगा क्या? बिल्कुल सर कॉर्नर जाएगा। क्या मैं ऐसे ऊपर 4 घर और बना दूं? जनाब जरा गौर फरमाइएगा, यदि मैं ऐसे 4 घर कहां बना दूं सर? ऊपर बना दूं, तो क्या ये कॉर्नर नहीं आएगा क्या? सर बिल्कुल आएगा। जैसे नीचे 4 घर में आता था वैसे ही ये कॉर्नर ऊपर वाले घर में जाएगा। लेकिन बाकायदा जानते हैं सर ट्विस्ट कहां होगा? जो कॉर्नर हमारे रूम के लिए टॉप भी हुआ करता था वो ऊपर वाले रूम के लिए बॉटम भी होगा। जरा सोच कर देखें। अरे हाँ जी ना जी। तो अभी मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश किया कि सर एक कॉर्नर कितने घर में जाएगा सर? 8 घर में, नीचे वाले 4 घर में, ऊपर वाले 4 घर में। कंट्रीब्यूशन समझ गए क्या? अब मैं अगला आपको टर्म बताता हूं, जेड इफेक्टिव। सर ये क्या होता है? जेड इफेक्टिव से क्या कवादत लेकर आ गया आपने, जरा सुनिएगा ध्यान से। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स आपके यूज होंगे? अरे हाँ जी ना जी, ये गौर फरमाइएगा। अच्छा एक बात बताइए जनाब, एक कॉर्नर कितने घर में जाता था सर? 8 घर में, अभी तो बताया मैंने। ऐसे कितने कॉर्नर है बाबू आपके घर में? 8 कॉर्नर है। कितने हुए सर? 1 हुए। बोलो बच्चों हाँ। यानी कि एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर टोटल यूज होंगे? छोटा छोटा हिस्सा, एक कॉर्नर का 8वां भाग आएगा। ऐसे कितने होंगे सर? 1। हाँ जी ना जी, डन। सर एक और बात बता दूं, मैं लिखा नहीं हूं। जेड इफेक्टिव को एक और नाम से पुकारते हैं बाबू, उसको बोलते हैं रैंक। डन रहेगा। एग्जामिनर जेड इफेक्टिव से पूछ सकता है, रैंक से भी पूछ सकता है। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, जरा गौर फरमाइएगा। ए क्या है सर? ये है सर आपकी एज लेंथ। अरे हाँ जी ना जी। आर क्या है सर? एटम की रेडियस है सर। पक्का है क्या? एक बात बताइए, क्या अभी में जो आपको सिंपल क्यूबिक दिखाया था, क्या कॉर्नर आपस में टच करते थे क्या? बिल्कुल सर, कॉर्नर के एटम आपस में टच करते थे। देखिए तो ऐसे, बिल्कुल सर कॉर्नर के एटम आपस में टच करते थे। अच्छा इस एटम का सेंटर सर ये रहा, इस एटम का सेंटर सर ये रहा। सर दोनों को मिला दो। ये दोनों कॉर्नर को यदि मैं मिला दे रहा हूं तो किसका एज बन जा रहा है बाबू? क्यूब का एज बन जा रहा है। क्या मैं क्यूब का एज को ए माना हूं क्या? बिल्कुल सर आप ए माने हो। रेडियस कितना है सर? इसका भी कितना होगा सर? आर। इसका भी रेडियस सर क्या होगा? आर। कितने आर हुए सर? 2r हुए। वो 2r किसके बराबर है? वो 2r किसके बराबर है सर? क्यूब की एज लेंथ के बराबर। वो क्यूब की एज लेंथ को आप क्या नाम दे रहे थे सर? ए नाम दे रहे थे। इससे क्या आपको रिलेशन मालूम चल गया क्या? सिंपल क्यूबिक के ए और आर में रिलेशन। याद रखिएगा, डायरेक्ट सवाल आता है। अब अगला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले तो इसका डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, जरा गौर फरमाइएगा। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, यानी कि एक गेंद का कितने पड़ोसी हैं भैया, वो आपको बताना है। एक गेंद का कितना पड़ोसी हो सकता है वो आपको बताना है। थोड़ा हल्का हिंट मैं आपको दे चुका हूं, मैं पुनः बताता हूं आपको, जरा गौर फरमाइएगा। सर किसी भी कॉर्नर वाली एटम को पकड़ लो आप, कोई भी पकड़ लो, पक्का। अच्छा इस कॉर्नर से कितने लोग सटे हुए हैं सर? एक तो बगल वाला, एक नीचे वाला और एक सर पीछे वाला। डर है जनाब? देखिए ध्यान से। सर तो क्या मैं 3 लिख दूं क्या? नहीं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से।
इस कॉर्नर से सर जैसे इधर एक एटम टच किया हुआ है, क्या वैसे ही एक एटम इधर भी टच किया होगा क्या? बोलिए हाँ। कितने हुए सर? सर एक होगा सर लेफ्ट साइड और एक होगा राइट साइड। कितने एटम्स हुए सर? 2। एक सर जैसे नीचे टच किया हुआ है, ऐसे ही एक एटम इसके ऊपर भी टच किया होगा क्या? कितने हुए सर? 4। 2 इधर से और 2 इधर से, 4। सर एक एटम पीछे वाली एटम को भी टच किया है, देखिए सर एटम को टच किया हुआ है। क्या यदि ये एटम पीछे वाली एटम को टच किया हुआ है, ऐसे ही क्यूब लाकर रख दूं तो क्या ये आगे वाले एटम को भी टच करेगा क्या? तो एक एटम के पास में कितने लोग? एक एटम के पास में कितने लोग? सर टोटल Cn की संख्या कितनी हो गई हमारी सर? 6 हो गई। हाँ जी ना जी, समझ गए। फिर ऐसे ही सेम रिजल्ट मैं आपको बीसीसी के बताने वाला हूं। जरा गौर फरमाइएगा मेरी बातें, जरा गौर फरमाइए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। सिंपल क्यूबिक में एटम्स को स्फेरिकल मानते हैं, पहला। एटम्स का कॉर्नर, एटम्स का सेंटर क्यूब का कॉर्नर होता है। एक एटम अपने एडजेसेंट कॉर्नर को टच करते हैं। बोलो मेरे नवाबो, बिल्कुल हाँ। वैसे ही सेम सीन में आपको बॉडी सेंटर के बारे में बता रहा हूं। पहले हेडिंग डालेंगे बाबू, बॉडी सेंटर। अरे हाँ जी, हाँ जी, क्या सर इसमें भी एंजम्पशन है क्या? हाँ बिल्कुल एंजम्पशन इसमें भी है। जरा गौर फरमाइएगा। सर एक बात बताइए, क्या सिंपल क्यूबिक के जो कॉर्नर के एटम हुआ करते थे क्या आपस में टच करते थे क्या? बिल्कुल करते थे, लेकिन ऐसा बॉडी सेंटर में नहीं होता है। कॉर्नर्स के एटम आपस में टच नहीं करते हैं। अब बिल्कुल स्टेटमेंट बना सकते हैं आप लोग अपने से, बिल्कुल सर। लेकिन क्या मैं आपको थोड़ी देर पहले बॉडी सेंटर बता रखा था? बॉडी सेंटर में गेंद कहां रख रहा था सर? कॉर्नर पर भी आप गेंद रख रहे थे और बॉडी के सेंटर पर भी गेंद रख रहे थे। सर ये रहा आपका कॉर्नर पर एटम, बिल्कुल जनाब, जी सर। और एक एटम कहां रख रहे थे सर? बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच अर्थात सेंटर में। अरे हाँ जी ना जी, कॉर्नर के एटम आपस में टच नहीं करते थे, लेकिन बीच में रखी हुई एटम यानी कि बॉडी सेंटर, ध्यान से सुनिएगा मेरे नवाबो, बॉडी सेंटर हर एक कॉर्नर के एटम को टच करती है। हर एक कॉर्नर के एटम को क्या करती है बाबू? टच करती है। जरा ध्यान से देखिएगा मेरा डायग्राम। एक बात बताइए जनाब मेरा, ये देखिए जरा गौर फरमाइएगा। थोड़ा सा लंगड़ा सा दिख रहा होगा लेकिन जरूर समझ में आएगा। पहले तो एक एजम्पशन बता दूं कि सारे जो गेंद है ना बाबू एक ही कलर के हैं। मानना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मान लीजिए। अब ध्यान से देखिए, ऊपर कितने हैं लोग सर? सर 4, सामने दिख रहा है 4। पीछे भी कितने लोग हैं सर? 4। कितने कॉर्नर हुए सर आपके? 8। बीच में सर कौन होता है? बॉडी सेंटर। देखो जरा बीच में वो ग्रीन वाली गेंद दिख रही है क्या आपको? बिल्कुल सर, वो आपकी बॉडी सेंटर है। एक बात का जवाब दीजिए, ये कॉर्नर आपस में टच कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। क्या हमने यही बता रखा था क्या आपको? दूसरा पॉइंट क्या बता रखा है सर? बॉडी सेंटर जो होगा कॉर्नर के हर एक एटम को टच करेगा। ये रहा ग्रीन वाली गेंद। अरे हाँ जी ना जी, क्या ग्रीन वाली गेंद सारी 8 एटम को टच कर रही है क्या? ये आपस में टच नहीं करेंगे, लेकिन बीच वाला जो होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या दिख रहा है क्या आपको? ये 8 एटम्स को टच करेंगी जो कॉर्नर्स पर होंगे। बिल्कुल हाँ। जरा अब आगे गौर फरमाएंगे बाबू, अब जरा आगे गौर फरमाएंगे। सर एक मिनट, कंट्रीब्यूशन नहीं बताएंगे क्या? बिल्कुल कंट्रीब्यूशन बताएंगे। ए बबुआ इधर सुनो, बीच में रखी हुई गेंद, घर के बीच में रखी हुई गेंद को पड़ोसी वाली निवेदिता से क्या मतलब? बीच में रखी हुई गेंद है सर आपके घर में, बीच में रखी हुई गेंद है, बगल वाले घर से क्या मतलब? सर कोई मतलब नहीं। यानी कि आप ये बताना चाह रहे हो कि बीच में जो गेंद रखे हैं सर वो आप ही के घर में रह जाएगी, अर्थात कंट्रीब्यूशन कितना होगा सर? एक ही होगा जो आपके घर में थी। अरे हाँ जी ना जी, बिल्कुल सही बात। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं सर, ध्यान से देखिएगा। सर आप मुझे अब जेड इफेक्टिव बताओगे। क्या बताओगे सर? जेड इफेक्टिव। अच्छा एक बात बताइए, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या समझा रखा हूं? आपके घर में कितने नंबर ऑफ एटम्स यूज हो रहे हैं। एक बात बताइए, क्या इसमें कॉर्नर पर एटम्स नहीं है क्या?
बिल्कुल सर एटम्स हैं। एक कॉर्नर पे एटम कितने घर में जाता था सर? 8 घर में, जैसे इससे पहले बताया था। कितने कॉर्नर है सर? 8 घर। पक्का? कितने बॉडी सेंटर? सर 1। लिख लो सर। ये बॉडी सेंटर कितने घर में जाने का लल्ला? सर 1 घर में जाने का। कितना हुआ सर? 2 हुआ। कोई आपसे बॉडी सेंटर का जेड इफेक्टिव पूछेगा तो क्या कहिएगा? 2 कहिएगा। डन है क्या? गौर फरमाइएगा ध्यान से। ए बाबू, अब क्या सवाल पूछ रहा है आपसे? सर रिलेशन पूछ रहा है, ए और आर में पूछ रहा है क्या? जरा गौर फरमाइए। क्या ये बॉडी सेंटर कॉर्नर के एटम को टच करती थी क्या? हाँ सर, बॉडी सेंटर तो टच करती थी। ये रहा देखो आपका नन्हा सा कॉर्नर वाला एटम, और ये रहा आपका बॉडी सेंटर। बिल्कुल जनाब। हाँ सर, ये सेंटर, ये सेंटर। कितना कहोगे सर? यहां से यहां आर, यहां से यहां आर। सर छाप दो यहां 2r पहले बच्चों की तरह। एक बात बताओ बाबू, क्या मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको, जब मैं क्यूब का पोस्टमार्टम कर रहा था, तो क्या मैं आपको बॉडी डायगोनल बता रखा था क्या? कितना बता रखा था सर? √3a बता रखा था। क्या सर पूरा बॉडी डायगोनल आप ले रहे हो? नहीं सर, आप कहां रुक जा रहे हो? सर सेंटर पर ही रुक जा रहे हो। जब सेंटर पर रुकने का मतलब क्या सर? पूरा डायगोनल कितना था सर? √3a। अभी थोड़ी देर पहले बता रखा था। सर सेंटर पर रुकने का मतलब क्या हुआ सर? आधा। क्या ये भी रिलेशन याद रहेगा क्या? सवालों में डायरेक्ट पूछता है। 2r किसके बराबर? √3a/2। ये समझ में आया आधा क्यों किया? क्योंकि आप सेंटर पर ही रुक जा रहे हो, पूरा आपको बॉडी डायगोनल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे हाजी ना जी, आखिरी पॉइंट देखेंगे बॉडी सेंटर का, जरा गौर फरमाइएगा। सर ये क्या, फिर से बताओगे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर? हाँ जरा गौर फरमाइएगा मेरे मित्रों। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या बता रखा हूं मैं आपको? सर एक गेंद से कितनी गेंदें सटी रही हैं? गौर फरमाइए। कॉर्नर आपस में टच करते थे? बिल्कुल नहीं। बीच में रखी हुई गेंद कितने एटम्स को टच करती थी? कॉर्नर के सभी एटम को टच करती थी जनाब। बीच में रखी हुई गेंद कॉर्नर के हर एक एटम को टच करती थी। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा सर? 8 होगा। सीधा से छापें इसे। करेंगे फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। इसके भी कुछ एजम्पशन है, जरा मानेंगे आप। पहला एजम्पशन है बाबू, कॉर्नर आपस में टच नहीं करते हैं। पहली बात, क्या कॉर्नर आपस में टच कर रहे हैं क्या? नहीं सर। फेस सेंटर, यानी कि मान लो कि यहां मैं एक फेस सेंटर की गेंद रख रहा हूं। सर हर जगह होगा, जितने फेस होंगे मैं एक को समझा रहा हूं। यदि इसको मैं फेस कह रहा हूं, ये फेस सेंटर का आइटम अपने ही कॉर्नर को टच करेगा। कितने कॉर्नर है सर इसके? 4। अपने ही कॉर्नर को। तो सर फेस सेंटर अपने ही कॉर्नर को टच करता है। दूसरी बात, फेस सेंटर अपने, ध्यान सुनिएगा, अपने ही एडजेसेंट फेस के सेंटर को एटम्स को टच करता है। ध्यान से सुनिएगा, ये फेस सेंटर अपने ही एडजेसेंट फेस सेंटर के एटम्स को टच करता है। ये पूरे बोर्ड को मैं बाबू एक फेस कह रहा हूं, सपोज करना जरा। बीच में कहीं एक फेस सेंटर होगा। अब ये फेस सेंटर एडजेसेंट फेस के सेंटर को टच कर रहा है। आप बस इतनी बातें बता दें, इस फेस सेंटर का एडजेसेंट क्या होगा? मैं आपकी तरह सोच रहा हूं। सर एक मिनट, आप कह रहे हो कि ये एक फेस सेंटर है। सर इसका एडजेसेंट सर ये लेफ्ट वाला, दूसरा राइट वाला, सर तीसरा टॉप वाला, और चौथा बॉटम वाला। तो एक फेस सेंटर के कितने एडजेसेंट होंगे सर? 4। उसको भी टच करता है। ठीक है बाबू, अति सुंदर। इस डायग्राम से मैं बता देता हूं, ये फेस सेंटर सर इसको भी टच करेगा, ये फेस सेंटर सर राइट वाले को भी टच करेगा, ये फेस सेंटर किसको टच करेगा? ये जरा फेस सेंटर बताइए किसको टच करेगा? सर बगल वाले को। एक फेस सेंटर पीछे वाली गेंद को टच करेगा। सर कितनी गेंद हुई सर इससे भी? सर 4 गेंद। कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर, सर एक फेस सेंटर कितने घर में जाएगा ये पूछना चाह रहा है। यदि मैं ये बोर्ड फेस सेंटर माना हो तो इसका फेस सेंटर ये होगा। ठीक है सर। अब ये गेंद कितने घर में जाएगी?
एक तो सर ये आपके ही घर में रह जाएगी और एक बगल वाले घर में जाएगी। अर्थात सर एक फेस सेंटर कितने घर में जाएगी सर? 2 घर में जाएगी। आपको एक और एग्जांपल से इसे बिल्कुल अच्छे से समझाता हूं। खिड़की को आप फेस सेंटर मान लो। खिड़की से क्या करते हो आप? सर मैं भी देखता हूं, वो भी देखती है। तो एक खिड़की कितने लोगों के लिए? सर 2 के लिए, अपनी वाली और अपने के लिए। अरे हाँ जी, ठीक है। जेड इफेक्टिव क्या बता रखा था? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। क्या कॉर्नर पर एटम्स नहीं है क्या? सर बिल्कुल कॉर्नर पर एटम्स है। तो सर एक कोना 8 घर में। सर कितने कोने? सर 8। डन है क्या? कितने फेस सेंटर बाबू? सर फेस सेंटर तो 6 है। एक फेस सेंटर कितने घर में? सर 2 घर में। कितना हुआ सर? 2 3 जा 6, 8 कैंसिल 1। कितने आंसर हुए सर? 4। जेड इफेक्टिव कितना आया सर इसका? 4। पक्का है क्या? रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अब रिलेशन कैसे निकाला जाता है? जिससे गेंदें टच होती हैं। क्या फेस सेंटर, मान लो ये फेस सेंटर है, ये वाला दोनों पास में पास बना रहा हूं, ये वाला बना रहा हूं यहां, बिल्कुल है। क्या ये फेस सेंटर, उसी कलर से बनाता हूं, रुक जाओ। क्या ये फेस सेंटर ये कॉर्नर को एटम को टच कर रही थी क्या? बिल्कुल सर, आपने तो पढ़ा रखा था अभी। बिल्कुल डन, ध्यान से सुनिएगा। तो ये इसका सेंटर यहां से यहां, ये इसका सेंटर यहां से यहां। बिल्कुल। कितने आर हुए सर? आर और आर कितने हुए सर? 2 आर हुए। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको फेस डायगोनल बता रखा था। सर फेस डायगोनल सर क्या होता था? सर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। कितना बता रखा था? थोड़ी देर पहले सर बता रखा था। कितना सर? √2a बता रखा था। लेकिन सर आप यहां कहां जा रहे हो? आप तो यहीं रह जा रहे हो, सेंटर पर ही। तो आप क्या करोगे? √2a/2 कर दोगे। हाँ जी या ना जी? क्या ये आपको रिलेशन याद रहेगा क्या? नहीं याद रहेगा तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में डायरेक्ट यूज आते हैं। आखिरी पॉइंट, अब बहुत ही दर्द देने वाला पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान से सुनिएगा। ये फेस था हमारा, फेस का सेंटर ये रहा। ये फेस सेंटर कितने एटम को टच करता था? सर अपने कॉर्नर्स को टच करता था। कितने इसके कॉर्नर है बाबू बता? सर 1 2 3 4। सर पहले लिखो सर 4 किसके लिए बाबू? कॉर्नर्स को टच करता था, प्लस। ध्यान से समझिएगा, समझा रहा हूं। एक फेस सेंटर, ध्यान से बिल्कुल एकदम मस्त बात है भैया। एक फेस सेंटर अपने एडजेसेंट फेस के सेंटर को भी टच करता था। बता रखा हूं अभी। सर इसके फेस सेंटर, फिर से बताओ, इसका एडजेसेंट क्या क्या होगा सर जो टच करता था? सर लेफ्ट, इसका राइट, इसका टॉप और इसका बैक। कितना हुआ सर? 4 फेस सेंटर एडजेसेंट वाले। डन है क्या? बिल्कुल डन है। एक बात बताओ, फेस सेंटर कितने घर में जाता है? सर 2 घर में। तो एक घर में यदि 4 हुए तो दूसरे घर में भी कितने इसके होंगे? सर इसके यदि जैसे आप आगे वह देख रहे हो, इसके पीछे भी जो 4 दीवारी होंगी, तो क्या ये फेस सेंटर टच करेगा क्या? सर बिल्कुल टच करेगा। तो ये भी सर फेस सेंटर को टच करेगा, लेकिन कौन से रूम वाले? अनदर रूम वाले। सर आप धोखा दे दिए क्या बाबू? तो सर आप दूसरे रूम में क्यों गए? अभी तो बता रखा था फेस सेंटर कितने घर में जाता है? 2 घर में। तो जैसे ये फेस सेंटर इस रूम के 4 फेस सेंटर को टच कर रहा है, तो क्या पीछे वाले रूम के भी टच करता था क्या? तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे सर? 12। डायरेक्ट याद रखिएगा आप सभी, लिखे जरा। अब मैं क्या करने वाला हूं, जितनी थियरी में आपको पढ़ा रखा हूं उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मैं कुछ प्रैक्टिस के सवाल लेकर आया हूं, उसे करेंगे आप और हम दोनों। पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर, लिथियम मेटल क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी। डन, बीसीसी पढ़ा रखा हूं भैया। इफ द लेंथ of the side of unit cell of lithium is 351 picometer। सर पहले एज लेंथ का मतलब क्या सर? ए दिया रखा है सर, कितना दिया रखा है सर? 351 पिकोमीटर दे रखा है, ठीक है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम यानी कि आर
पूछ रहा है क्या मैं बीसीसी में ए और आर का रिलेशन नहीं पढ़ा रखा हूं क्या? सर पढ़ा रखे हो आप। क्या पढ़ा रखा हूं? क्या मैं 2r इज इक्वल टू √3a/2 पढ़ा रखा हूं क्या? सर आप बिल्कुल पढ़ा रखे हो। जरा गौर फरमाइए, क्या यहां से r बराबर मैं √3a/4 लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या r बराबर √3 की वैल्यू कितनी होती है बाबू? 1.732 होती है, याद होगा। a की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 351 पिकोमीटर दे रखा है। अपॉन कितना है सर? 4। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? मैं आंसर बता देता हूं, अप्रॉक्स सी होता है, जरूर चेक करें आप। सर अगला सवाल पक्का है। कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी। सर इससे पहले वाले में बीसीसी बना रहा था, अब क्या बना रहा है जनाब? एफसीसी विद अ यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर। सर ए दे रखा है 361 पिकोमीटर। सर फिर रेडियस पूछ रहा है, क्या बना दोगे क्या? हाँ सर आप बता रखे हो ए और आर में रिलेशन। क्या बता रखे हो सर? 2r इज इक्वल टू √2a/2 होता है क्या? क्योंकि एफसीसी बोला है ना, तो एफसीसी का लिखोगे। अब बीसीसी पूछेगा तो बीसीसी का लिखोगे। मैं उसी समय बोला था कि याद रखिएगा, सवाल आते हैं भैया डायरेक्ट इससे। चलिए मुझे क्या निकालना है सर? आर निकालना है। सर उसी की तरह लिखो ना आप, r इज इक्वल टू √2a/4 लिख दूं क्या? हाँ सर लिख दो। अच्छा एक बात बताओ, √2 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1.414 होती है। इंटू ए कितना दे रखा है सर? 361 पिकोमीटर। अरे हाँ या ना? नीचे की लिखा है सर। सर क्या गुणा भाग करवा रहे हो सर? कैसे सॉल्व कर लोगे? आंसर लगभग 128 के अप्रोक्स आता है। सॉल्व जरूर करें। तीसरा सवाल, अ मेटल क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी। ये याद रखिएगा भैया, हैविंग अ रेडियस 4 एंगस्ट्रॉम। सर इस बार रेडियस दे रखा है, हाँ या ना? क्या पूछ रहा है सर? एज लेंथ। क्या बीसीसी का रिलेशन में अभी लिखा था क्या सर? 2r इज इक्वल टू √3a/2 होता है क्या? एज लेंथ निकालना है तो क्या मैं यहाँ 4r/√3 लिख सकता हूं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। r की वैल्यू बता मेरे नवाब। r कितना दे रखा है भैया? 4 एंगस्ट्रॉम। सर 4/√3। आंसर क्या होगा सर? 16/√3 एंगस्ट्रॉम। देखो जरा कहां लिखा है? 16/√3 एंगस्ट्रॉम। पहला इज द आंसर, लिखे जरा। अब हम आगे सवाल देखते हैं। 4th नंबर सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा, हटकर थोड़ा सवाल दे रखा हूं मैं। इन एफसीसी लैटिस एन यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाई हाउ मेनी यूनिट सेल। सर ये AIPMT का सवाल है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। एन यूनिट सेल इक्वली बाई हाउ मेनी यूनिट सेल। अच्छा एक बात बताइए, फेस सेंटर कितने होते हैं सर? 6। एक फेस सेंटर एक यूनिट सेल को, दूसरा फेस सेंटर दूसरे यूनिट सेल को। कितने फेस सेंटर है सर? 6। कितने यूनिट सेल को पकड़ेंगे बाबू? 6 यूनिट सेल को। विच ऑप्शन इज राइट? 6 इज द राइट आंसर। 5th नंबर सवाल, इन अ क्यूब, आ चुका है ये भी। X एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। X जो एक एटम्स है बाबू रख रखा है, जो कहां है बाबू? कॉर्नर्स पर रखा है। Y एटम्स को कहां रखा है बाबू? फेस के सेंटर पर रखा है। तो पूछ रहा है X और Y कितने होंगे? X को कहां रखा था सर? कॉर्नर पर। कॉर्नर पर कितने होते सर? 8। Y कहां रखा है सर? फेस के सेंटर। फेस सेंटर कितने होते सर? 6। अब देखो 8,6 कहां लिखा हुआ है सर? C इज द राइट आंसर। पक्का है? 6 नंबर सवाल। अभी ये सवाल पढ़ा रखा हूं मैं। इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एटम्स आर प्रेजेंट। अभी बताया ना कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहां रहते हैं सर? एटम्स केवल कॉर्नर पर आते हैं। लल्लू सा सवाल, मारो डन। इन बॉडी सेंटर्ड एटम्स आर प्रेजेंट। सर एटम्स कहां प्रेजेंट रहते हैं बॉडी सेंटर में? सर कॉर्नर पर और बॉडी के सेंटर पर। सर कॉर्नर पर, बॉडी के सेंटर पर। बी इज द राइट आंसर। 8 नंबर सवाल, एन एलिमेंट हैविंग एन एटॉमिक रेडियस 0.14 नैनोमीटर। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सवाल करा रखा है मैंने। क्या बना रहे बाबू? एफसीसी बना रहा है।
पूछ क्या रहा है, लेंथ पूछ रहा था सर, ए पूछ रहा है सर, 1 मिनट। एफसीसी कह रहा है ए और आर में रिलेशन होता है 2r इज इक्वल टू √2a/2 होता है। क्या आप यहां से ए क्या लिखोगे सर, 4r अपॉन √2 लिखोगे क्या? हाँ सर बिल्कुल लिखेंगे। अरे हाँ जी राजी, जरा बताइए आर कितना दे रखा है सर, 4 इंटू आर 0.14 नैनोमीटर अपॉन √2 इज इक्वल टू ए। क्या इसे आप सोल्व कर सकते हैं क्या? इसका आंसर अप्रॉक्स 4 आता है, यानी कि 0.4 आता है। इसे जरूर सॉल्व करें। आप √2 की वैल्यू रख देना 1.414, उसके बाद सॉल्व करना। लिखें बाबू। चलिए मेरे बाबू, अब आखिरी 2 सवाल करते हैं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा जनाब। अ सॉलिड हैज बीसीसी स्ट्रक्चर इफ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बताता हूं थोड़ी देर पर, बिटवीन 2 एटम्स इज 1.73 एंगस्ट्रोम। सर पहले ये समझाओ ना, क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है, एक आप पहले समझाओ। बीसीसी में पहले सर कॉर्नर के एटम्स और बॉडी सेंटर का एटम्स आपस में टच करता है क्या? बिल्कुल सर टच करता है, बिल्कुल टच करता है। ये पूरा मैं क्या बता रखा हूं, अभी थोड़ी देर पहले रिलेशन बताया था, सवाल में भी अभी यूज आया था सर, √3a/2 होता है क्या √3a/2? तो इस दोनों जब गेंदे जब आपस में टच करती है ना बाबू, तो उसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं बाबू? क्लोजेस्ट अप्रोच। वो कितना दे रखा है सर, किसके बराबर दे रखा है सर? 1.73 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनिएगा। √3a/2, क्या मैं 1.73 को √3 लिख सकता हूं क्या? हाँ सर, √3 की वैल्यू ही होती है 1.73। √3 से √3 क्या हो गया सर, गया। एक किसके बराबर आ गया सर? 2 एंगस्ट्रोम के बराबर आ गया। तो देखिए जरा 2 एंगस्ट्रोम कहाँ है सर? ऑप्शन एंगस्ट्रोम में है ही नहीं, पिकोमीटर में है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बात बता देता हूं, याद रखिएगा। 1 एंगस्ट्रोम बराबर 100 पिकोमीटर होता है। कितने एंगस्ट्रोम है बाबू? 2 इंटू 100 का मतलब क्या हो जाएगा सर? 200 पिकोमीटर हो जाएगा। याद रखिएगा, 1 एंगस्ट्रोम बराबर कितना पिकोमीटर होता है? 100 पिकोमीटर। आखिरी सवाल, अ मेटल क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी। सर बीसीसी अब एफसीसी। इफ एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल इज ए, ठीक है, क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन 2 एटम्स। अब ये पूछ ही रहा है क्लोजेस्ट अप्रोच, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या मैं एफसीसी भी बता रखा हूं क्या? सर एफसीसी बताए हो, √2a/2 बता रखे हो। बोलो जनाब। हाँ, क्लोजेस्ट अप्रोच बताना, इसको सॉल्व कर लो। √2a अपॉन, क्या मैं 2 को बाबू √2 इंटू √2 लिख सकता हूं क्या? सर बिल्कुल लिख सकते हो आप। √2 से √2 क्या हो गया बाबू? कैंसिल आउट। क्लोजेस्ट अप्रोच किसके बराबर हो गया सर? a अपॉन √2 के, a अपॉन √2 के। हाँ ये ना, जब भी मैं सवाल कराऊं बाबू, मेरे करने से पहले रोके वीडियो को, आप खुद से ट्राई करें। अरे हाँ जी हाँ जी, और हाँ, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे तरफ से आप लोगों के लिए थैंक यू। लेकिन हाँ, ध्यान से पढ़ते रहे लेक्चर को, शिद्दत से देखें। जय श्री राम।